मार्च 1971, ढाका। रात के 1 बजे शहर में सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा शांति का नहीं था, डर का था। पाकिस्तानी फौज की गाड़ियां गलियों में घूम रही थी। हर घर में एक खौफ था, हर दरवाजे पर एक सवाल, आज रात हम बचेंगे या नहीं। उस रात ढाका में एक आदमी था, साधारण कपड़े, कोई पहचान नहीं। उसके पास एक छोटा रेडियो था और एक मिशन जो दिल्ली में किसी फाइल पर नहीं था। उसका नाम था रमेश। यह उसका असली नाम नहीं था। असली नाम आज भी किसी फाइल में नहीं है। यह कहानी है उस ऑपरेशन की जो कभी हुआ ही नहीं, कागजों पर, लेकिन जिसने 1971 की जंग का नतीजा बदल दिया। दिल्ली, जनवरी 1971। साउथ ब्लॉक के एक बंद कमरे में मेज पर एक नक्शा था, पूर्वी पाकिस्तान का। एक आदमी उस नक्शे को देख रहा था, रमेश्वर नाथ काव, रॉ के पहले चीफ, वो आदमी जिसने एक खुफिया एजेंसी को शून्य से खड़ा किया था। काव साहब ने नक्शे पर उंगली रखी। ढाका, चटगांव, सिलहट, कुमिल्ला। उन्होंने धीरे से कहा, पाकिस्तान वहां कुछ करने वाला है, बड़ा, और जब करेगा तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। कमरे में चुप्पी थी। काव साहब ने फाइल बंद की और कहा, हमें पहले पहुंचना होगा। 25 मार्च 1971 की रात पाकिस्तानी आर्मी ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया। ढाका जला, विश्वविद्यालय जला, हिंदू मोहल्ले जले। एक रात में हजारों लोग मारे गए। दुनिया को पता नहीं था। पाकिस्तान ने सब बंद कर दिया था। कोई पत्रकार नहीं, कोई कैमरा नहीं, बस अंधेरा। लेकिन दिल्ली में काव साहब को पता था। हर घंटे की रिपोर्ट आ रही थी उनके आदमियों से, वो आदमी जो महीनों पहले वहां पहुंच चुके थे। काव साहब ने वो काम किया जो किसी खुफिया चीफ ने पहले नहीं किया था। उन्होंने एक नेटवर्क बनाया, पूर्वी पाकिस्तान के अंदर। चाय बागान के मजदूर, नदी के मछुआरे, गांव के दुकानदार, हर कोई एक आंख था, हर कोई एक कान था। यह नेटवर्क रातों रात नहीं बना था, महीनों की मेहनत थी। एक एक आदमी को चुना गया, एक एक आदमी को तैयार किया गया। और जब 25 मार्च की रात पाकिस्तानी फौज ने हमला किया, काव साहब को हर बात पता थी। कहां हुआ, किसने किया, कितने मरे। इंदिरा गांधी की मेज पर अगली सुबह एक रिपोर्ट थी, 18 पन्ने। हर पन्ने पर सच, लेकिन रिपोर्ट देना काफी नहीं था। काव साहब के पास एक और मिशन था, मुक्ति वाहिनी। वो लाखों बंगाली जो लड़ना चाहते थे, लेकिन उनके पास हथियार नहीं थे, ट्रेनिंग नहीं थी, कोई संगठन नहीं था। काव साहब ने कहा, इन्हें तैयार करो। देहरादून, आगरतला, मेघालय के जंगल, वहां गुप्त कैंप खुले। भारतीय फौज के अफसर वहां गए, लेकिन वर्दी उतारकर, कोई नाम नहीं, कोई बैज नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। उन्होंने 80,000 मुक्ति वाहिनी लड़ाकों को तैयार किया, 9 महीनों में, गुपचुप, दुनिया को भनक तक नहीं। उधर ढाका में रमेश अभी भी था। हर रात एक नई जगह, हर दिन एक नया चेहरा। उसका काम था पाकिस्तानी आर्मी की हर हरकत ट्रैक करना। कितनी बटालियन कहां है, कौन सा जनरल कहां सोता है, कहां से रसद आती है, यह सब जानकारी रेडियो पर कोड में जाती थी। रात को सिर्फ 2 मिनट से ज्यादा रेडियो चलाओ, पाकिस्तानी पकड़ लेते थे। रमेश ने एक बार गलती की, 3 मिनट चला दिया। अगले दिन उसके पड़ोसी के घर पर पाकिस्तानी फौज आई। गलत घर, एक मासूम परिवार। रमेश ने खिड़की से देखा और अपनी मुट्ठी भींच ली। उस रात उसने काव साहब को एक संदेश भेजा, मैं यहां हूं और रहूंगा। नवंबर 1971। काव साहब दिल्ली में इंदिरा गांधी से मिले। उन्होंने कहा, मैडम, अब वक्त है। इंदिरा जी ने पूछा, कितने दिन लगेंगे? काव साहब ने कहा, 2 हफ्ते। इंदिरा जी ने एक पल रुककर कहा, ठीक है। 3 दिसंबर 1971 भारत पाकिस्तान जंग शुरू हुई, लेकिन वो जंग महीनों पहले शुरू हो चुकी थी। बंद कमरों में, कोड में, रेडियो पर, और उन आदमियों की आंखों में जो दुश्मन की जमीन पर अकेले खड़े थे। 16 दिसंबर 1971, ढाका। पाकिस्तानी जनरल नियाजी ने आत्मसमर्पण किया। 93,000 पाकिस्तानी सैनिक एक साथ। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। दुनिया ने देखा इंदिरा गांधी की जीत, भारतीय फौज की ताकत, लेकिन जो कोई नहीं देख पाया वो था एक आदमी जो उस दिन चुपचाप ढाका से निकल गया, साधारण कपड़ों में। कोई पहचान नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई नाम नहीं। दिल्ली,
एक बंद कमरा। काव साहब ने अपनी फाइल बंद की। सामने थी उन आदमियों की सूची जो 9 महीने दुश्मन की जमीन पर रहे, जिनके नाम किसी अखबार में नहीं आए, जिनकी तस्वीर किसी कैमरे ने नहीं ली, जिनके बारे में उनके परिवार को भी नहीं पता था। काव साहब ने उस सूची को देर तक देखा, फिर बंद कर दिया। कुछ जीते मनाई नहीं जाती, बस महसूस की जाती है। आज भी रॉ की उन फाइलों पर सील लगी है। उन ऑपरेशनों के नाम नहीं जाने जाते, उन आदमियों के चेहरे नहीं दिखते। लेकिन एक सवाल है, जब अगली बार आप 1971 की जीत के बारे में सोचें, तो एक बार उन आदमियों के बारे में सोचिए जो अंधेरे में रहे ताकि देश रोशनी में रहे। उनके नाम नहीं पता, शायद कभी पता नहीं चलेंगे। यही उनकी सबसे बड़ी कुर्बानी थी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।